Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेरियोडिक ट्रेंड स्टार्ट किए थे और पेरियोडिक ट्रेंड में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस और वंडर वॉल रेडियस को डिस्कस कर लिया था। आज हमें सेकंड पेरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करना है और वो होगा हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंथैल्पी मीन्स होता है एनर्जी और आयोनाइजेशन मीन्स होता है किसी एलिमेंट को आयोनाइज करना, उस पर चार्ज क्रिएट करना। मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस और आइसोलेटेड एटम, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी एटम को एनर्जी देकर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और उसको चार्ज क्रिएट कराना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है और हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना चाहते हैं। अभी क्या है, ये न्यूट्रल एटम है और अगर हम इसको रिमूव कराना चाहते हैं तो हमें पता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अटैच्ड है। अब क्या होगा कि हमें इसे एक एनर्जी देनी होगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। तो एक वो एनर्जी जितनी एनर्जी पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल छोड़कर इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा यानी बाहर चला जाएगा, तो वही एनर्जी यहाँ क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि हमने सपोज करते हैं एल्यूमिनियम मेटल लिया। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 13 होता है, मतलब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 283। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें पता है मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। तो ये लूज़ कब करेगा? जब इसके आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, तीसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। तो इसको कुछ एनर्जी दी गई और एनर्जी देने पर इसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ये क्या बन गया? 28। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 282। 3 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो एनर्जी दी, जिस एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर गया, वो इसकी क्या थी? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी थी? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी गई है ये इसकी क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्योंकि इसके अंदर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और लूज़ कर सकता है। तो हमने अगर Al+ को फिर दोबारा अगर एनर्जी दी जाए, कुछ एनर्जी दी जाए और देते रहें और इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाए, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया तो ये बन जाएगा Al2+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जितनी एनर्जी पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला वो एनर्जी क्या कहलाएगी? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से अब इसका कॉन्फ़िगरेशन रह गया 281 और अगर हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कराना है तो हम क्या कर सकते हैं कि Al2+ को फिर दोबारा कोई एनर्जी दी जाए, Al2+ को फिर एनर्जी दी जाए और कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाए, तो क्या होगा? वो जो थर्ड एनर्जी कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? वो थर्ड एनर्जी कहलाएगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया कि एक ऐसी एनर्जी जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी एटम से, वही क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्लियर होता है? अब आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास जब कोई 2 केमिकल प्रोसेस हो रही होती हैं, एक्चुअल में ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, तो या तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है या उसको एनर्जी देनी पड़ती है। और जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है उन रिएक्शन की ΔH यानी एंथैल्पी ΔH जो होता है वो माइनस आता है, नेगेटिव आता है, और जिसकी एंथैल्पी ΔH नेगेटिव आता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। ये हमने पढ़ा है। लेकिन इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जा रही है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एलिमेंट को एनर्जी दी जा रही है, एटम को एनर्जी दी जा रही है। और जब एटम को एनर्जी दी जाती है तो ΔH की वैल्यू पॉजिटिव आती है और जब ΔH की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो जाता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में रिएक्शन कैसी हो रही होती है? एंडोथर्मिक हो रही होती है। अब यहाँ पर एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर दोबारा एनर्जी दी है जिसका नाम है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर कोई एनर्जी दी गई है जिसको हम कह रहे हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आपको डेफिनेशन से कवर कराता हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन कहती है इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove a single electron, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है स्टूडेंट, a single electron from gaseous
gaseous, neutral, from neutral gaseous and isolated gaseous isolated atom from its ground state मीन्स हमने क्या डेफिनेशन लिखी, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन, एक बार में किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी दी जाती है उसी को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। और अगर हमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना था तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से काम चल जाता, लेकिन हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना था तो हमें फिर दोबारा एक एनर्जी देनी पड़ी जिसको हमने बोला सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड भी निकालना था तो इसको क्या बोला, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि अब आप बताएं, वो क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा दी गई थी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी दी गई थी, या सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी दी गई, या थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी दी गई होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रेंड होता है, यहाँ पर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हमें किसी एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, सेकंड से, और सेकंड की हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट से। मींस अगर हमें कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी कम दी जाती है और पहले को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम दी जाती है। सर ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न समझ लीजिए आप कि हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट शेल होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल होगी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये थर्ड शेल होगी जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो ये वैलेंस शेल है और इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और सपोज करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जा रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी दी गई, और सपोज करते हैं कोई एनर्जी दी गई इतनी एनर्जी पर, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो वो क्या थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ केस क्या बन रहा था, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने थे, 13, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 13, यानी 13 प्रोटॉन्स ने 13 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ था, और हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छुड़वा लिया और वो इन्फिनिटी पर चला गया। तो अब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ सिचुएशन बनी न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2। मीन्स अब प्रोटॉन्स तो अभी भी 13 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, यहाँ से यहाँ तक आते आते एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो अब क्या है, पहले 13 लोगों ने 13 लोगों को पकड़ा हुआ था, ऐसा समझिए, अब 13 लोगों ने 12 लोगों को पकड़ा हुआ है। तो पहले अब बताइए, पहले स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे या अब स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, भाई पहले 13 को पकड़ रहे थे, अब 13 12 को पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब 13 लोग 12 को और अच्छे से पकड़ पाएंगे। मीन्स ये जो 13 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन को और क्या होगा, क्लोजली बाउंड कर लेगा। क्लोजली बाउंड कर लेगा तो क्या होगा, यानी टाइटली बाउंड कर लेगा, तो हमें अब इसको छुड़वाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके कंपैरिजन में, पहले इस वाली एनर्जी के कंपैरिजन में, तो ये वाली एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। एनी हाउ हमने जो भी एनर्जी दी इससे ज़्यादा दी और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला गया। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो कॉन्फिगरेशन ये रह गया और सिचुएशन बन गई न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन। मींस प्रोटॉन्स हो गए कितने, 13, और इलेक्ट्रॉन्स रह गए 11। अब क्या हुआ, अब 13 लोगों ने 11 लोगों को पकड़ा हुआ है। तो अब आप खुद समझिए कि 13 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए अब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में हमेशा यही होता है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज़्यादा होती है, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट, ये ट्रेंड होता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके की रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। आप देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे आगे की बात करते हैं। जब हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया और हमें ये भी समझ में आ गया कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बारी आती है यहाँ पर यूनिट किसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बच्चों क्या होती है, किलो जूल पर मोल। किलो जूल
पर मोल होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन अगर मैं इस किलो जूल पर मोल को कैसे डिराइव करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की जो प्रॉपर यूनिट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये यूनिट होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर हमें किलो जूल तक लाना है कन्वर्ट करके तो हम कैसे करेंगे? या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की वैल्यू किलो जूल पर मोल में क्या होती है तो वो देख लेते हैं। इन शॉर्ट हमें आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है इतने जूल पर एटम, यानी एक एटम की एनर्जी इतने जूल होती है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है तो हम क्या कह सकते हैं? और अगर हमें इसे जूल पर एटम में इतनी एनर्जी होती है, अगर हमें जूल पर मोल निकालनी हो तो क्या होगा? इस एनर्जी को जूल पर मोल, ये 1 एटम की एनर्जी है जूल में और हमें 1 मोल एटम की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 मोल के अमाउंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? ये जो अब एनर्जी आएगी ये क्या आएगी? जूल पर मोल। ये एनर्जी कितनी आएगी? जूल पर मोल। और ये जो जूल पर मोल एनर्जी आती है ये आती है 96472 जूल पर मोल। और हमें तो किलो जूल में चाहिए, तो अगर हमें किलो जूल में चाहिए तो इस वैल्यू को क्या कर दूं? 1000 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दूं तो 3 पॉइंट यहाँ लग जाएंगे और ये हो जाएगी 96.472 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, और वैसे किसी भी एनर्जी के 1 एटम की यूनिट होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जूल पर एटम और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है इतने जूल पर एटम। और अगर हमें पर मॉलिक्यूल पर मोल निकालने हैं तो जूल पर मोल कर सकते हैं, यानी इतने मोल से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाती है। और अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाती है। तो यूनिट हो गई इसकी ये। अब जब यूनिट आ जाती है तो इसके बाद सेकेंड पार्ट जो आता है वो क्या आएगा? तो उसके लिए हम बात करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सक्सेसिव कैसी होती है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। अगर कहीं से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी वाली कम होती है और फर्स्ट वाली उससे कम होती है। तो ये तो हुआ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम। इसके बाद बारी आती है, इसके बाद आती है फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलिए, एक ही बात है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस करेंगे? एटॉमिक साइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज, फिर हम दूसरा डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट, और फोर्थ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर पेनिट्रेशन टेंडेंसी। तो ये सारे फैक्टर अफेक्टिंग हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किसी ना किसी फॉर्म में फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं पर आपके आईआईटी, नीट, जेईई और 11th लेवल पर क्वेश्चंस बनते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर अफेक्टिंग से। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस को। 1 by 1 रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है वो होता है हमारे पास एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस तो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, और हमने वहाँ डिस्कशन में देखा था कि अगर हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रेंशियम, तो ये फर्स्ट ग्रुप है। तो हमने कहा था कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम का साइज़ क्या होता है? एटम का साइज़ क्या होता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हुए? इंक्रीज़। और क्यों होता है इंक्रीज़? क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल, और हमने एक लाइन ये भी पढ़ी है
कि अगर हम किसी पीरियड की बात करें तो सपोज़ करते हैं ये पीरियड है और पीरियड ये होता है, तो हमें पता है कि पीरियड को बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हमने ये बात लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है। इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटम का साइज घटता है, किसमें, पीरियड में। और शेल बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटम का साइज बढ़ता है ग्रुप में। तो आप देखिए, आप खुद इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए क्या, कि अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम का न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल होगी और सेकंड शेल होगा, और सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। और अगर हमें ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटम का साइज़ क्या है, बहुत छोटा। एटम का साइज़ छोटा है तो ये शेल एटम न्यूक्लियस के बहुत पास होगी, और न्यूक्लियस से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत क्लोजली बाउंडेड होगा, यानी बहुत क्लोजली बाउंडेड होगा, क्योंकि एटम का साइज़ छोटा है और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ। वहीं अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल, और एक इलेक्ट्रॉन। जैसी थर्ड शेल आई, यानी एक शेल बढ़ी, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ी, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। जैसे ही हम पोटेशियम पर पहुँचे, पोटेशियम पर क्या होगा, पोटेशियम पर न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल होगी, सेकेंड शेल होगी, थर्ड शेल होगी और फोर्थ शेल होगी, और फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। और अब क्या होगा, क्योंकि अब शेल और दूर हो गई है न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन भी दूर हो गया और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और कम हो गया। अब आप खुद बताइए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से निकालना है, तो कहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है। और न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड कहाँ, यहाँ पर है या यहाँ पर है। एटम का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। एटम का साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मींस ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है और ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है, यानी ये हल्का सा बाउंडेड है, और अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो ये यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। एटम के साइज़ बढ़ने की वजह से, एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है और एटम के साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। और अगर वहाँ अट्रैक्शन कम है तो उसको थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम चलते हुए क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे। फ्रेंशियम को तो अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, जो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, टॉप टू बॉटम चलते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। मीन्स अगर मैं कहूँ इन सब में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, तो इसकी। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, इसकी। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है। और इस केस में मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, आप ये नोट करके लिखिए कि एटॉमिक साइज़, इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। मीन्स जैसे जैसे अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, एटम का साइज़ ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और एटम का साइज़ कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। और यही तो हो रहा है, एटम का साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, घट रही है, और एटम का साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, यानी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में, यानी एटॉमिक साइज़ की बात करें तो अगर एटम का साइज़ जितना बड़ा होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होती है, और ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है बच्चों, घटती है। ठीक है, घटती है। अब लेफ्ट टू राइट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट हमने पढ़ा है कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेज। एटम का साइज घटता है, क्यों, क्योंकि शेल तो बढ़ती नहीं है, यहाँ पर शेल तो इंक्रीज होती नहीं है, यहाँ तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज का मतलब है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि एटम का साइज लेफ्ट टू राइट चलते हुए, अभी तो यहाँ क्लियर तो हो गया हमारे पास, इससे ही पकड़ लीजिए आप।
हमने कहा एटॉमिक साइज अगर कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। और हमें पता है ऐसे चलते हुए एटम का साइज़ क्या होता है, कम, साइज़ छोटा होता चला जाता है, लेफ्ट टू राइट एटम का साइज़ छोटा होता है। तो जब साइज़ छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। मीन्स लेफ्ट टू राइट चलते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ, इससे अगर आप इसको कंपेयर करते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ लिथियम से भी छोटा है। फ्लोरीन का साइज़ लिथियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हुए साइज़ छोटा हो रहा है, तो फ्लोरीन का साइज़ लिथियम से भी छोटा है और छोटे इलेक्ट्रॉन से एटम का साइज़ छोटा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि रिलेशन है रिवर्स। तो क्लियर हो जाता है। एटॉमिक रेडियस आपको क्लियर हो जाती है क्या ट्रेंड है। तो एटॉमिक रेडियस का सिंपल या एटॉमिक साइज़ का सिंपल कंसेप्ट है कि अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी, कम होती है, और एटम का साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। क्लियर होता है। चलिए, जब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है तो इसके बाद बारी आती है, यानी एटॉमिक साइज़ की तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बारी आती है सेकंड ट्रेंड की, और वो सेकंड ट्रेंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ये दोनों एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अभी तो बताया, देखिए एटम का साइज़ अगर बड़ा होगा, आप खुद देखिए, हमने अभी देखा कि एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। और हमने अभी ये भी तो पता है हमें कि अगर एटम का साइज़ बड़ा होता है, एटम का साइज़ बड़ा होता है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम। न्यूक्लियर चार्ज उस पर क्या होता है, कम। भाई अभी एटम का जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा था, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वाली डिस्टेंस बढ़ रही थी, जिससे न्यूक्लियर चार्ज घट रहा था। न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम था। तो इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एटॉमिक साइज़ न्यूक्लियर चार्ज के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमें तो इन दोनों में देखना है। तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन आएगा कि अगर कहीं पर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। मीन्स अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अगर न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत क्लोजली बाउंड किया हुआ है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड करना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। तो हमने कहा अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मीन्स न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम देनी पड़ेगी। तो ये सेकंड ट्रेंड था कि एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। एटम का साइज जितना बड़ा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के केस में न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी अगर न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड किया हुआ है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंडेड किया हुआ है यानी न्यूक्लियर चार्ज कम है तो एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी। तो सेकंड ट्रेंड ये है कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के, और एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो सेकंड ट्रेंड ये हो गया। थर्ड ट्रेंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और थर्ड ट्रेंड जो यहाँ पर आएगा बच्चों वो आएगा आपका, चिंता ना करो अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी कंफ्यूज मत हो कि किस तरीके से आपके नीट में, जेई में, एकेडमिक लेवल पर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होती है, वो सारी बातें करेंगे। अभी पहले ट्रेंड समझ लेते हैं। तो थर्ड ट्रेंड की बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक और नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। चलिए पहले लगे हाथ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कई बार एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये क्या होता है। तो ये क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम इसे क्या कह रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो हम कहते हैं इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन present in the inner shell, present in the inner shell shields the electron in a multi electron
in a multi-electron present in the inner shell shields the electron in valence shell from the attraction of the, चलिए आगे जगह नहीं है, of the nucleus, from the attraction of the nucleus, or they act as a screen between the nucleus and electron. This effect is called as screening effect. डेफिनेशन क्यों लिखी मैंने, तो वो इसलिए कि कई बार एक नंबर में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा देता हूँ। बच्चों होता क्या है कि जैसे जैसे एटम का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, आपको पता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर शेल में बढ़ते जाते हैं। क्या ट्रेंड पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? 2 8 8, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8, और उसके बाद फोर्थ में आप पूछते क्या होता है? 18, फिर 18, और फिर 32, फिर 32, है ना। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, थर्ड शेल में हमने पढ़ा है कि थर्ड शेल में S होता है, थर्ड शेल में P होता है, और थर्ड शेल में D होता है, और S में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जैसे ही थर्ड शेल आती है, थर्ड शेल में क्या होने लगता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर मूव जब करते हैं तो एक्चुअल में ये इतने तेज़ी से मूव करते हैं कि यहाँ पर एक क्लाउड बना लेते हैं। मीन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज फैल जाता है। ये 18 इलेक्ट्रॉन इतने तेज़ी से रिवॉल्व हो रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज इस तरीके से पूरा फैल जाता है। इस थर्ड शेल को ये नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से फैल जाता है 18 इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से फैल जाएगा तो इससे बाहर वाली शेल में सपोज करो फोर्थ शेल भी है, यहाँ तो 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, फोर्थ शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस का यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे भी अट्रैक्शन होता है, इस वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे भी अट्रैक्शन होता है, इस वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे भी अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ जो होंगे उससे भी अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप खुद बताओ कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन यहाँ होना चाहिए था, जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इस बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए था, वो एक्चुअल में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव क्लाउड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है, एक शील्ड बन जाती है, जो कि एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर फील होना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन को, जो अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगनी चाहिए थे इस न्यूक्लियस के थ्रू, वो नहीं लग पाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्क्रीन। एक स्क्रीन टाइप के बनने से ये इसके चार्ज को यहाँ अट्रैक्ट होने से रोकता है। तो जो चार्ज यहाँ पर अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था, वो नहीं लग पाता यहाँ पर एक स्क्रीन फॉर्म होने से। उसी को क्या बोला जाता है, जब एक स्क्रीन फॉर्म हो जाती है और यहाँ पर एक्चुअल चार्ज फील नहीं हो पाता, तो इसी को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जो चार्ज, कुछ तो चार्ज लग रहा होगा, कंप्लीट चार्ज नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ तो चार्ज लग रहा होगा, तो जो चार्ज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फील कर रहा होगा इस न्यूक्लियस की वजह से, उस चार्ज को क्या बोला जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Z स्टार से। अब ये कैसे? तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो सकता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z स्टार इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो लगना चाहिए, वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल लो आप, या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल लो आप, इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मीन्स टोटल चार्ज जो लगना चाहिए था, अगर उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट वाले चार्ज को घटा दें तो जो बचा हुआ चार्ज है वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम Z स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज को, टोटल चार्ज को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
सिग्मा से। तो फॉर्मूला बन जाता है Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, जहाँ Z क्या है, टोटल चार्ज है जो लगना चाहिए था। ये क्या है, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो इफेक्ट है जिसकी वजह से चार्ज कम हुआ है। तो टोटल चार्ज में से जितना चार्ज कम हुआ है उसको यहाँ माइनस कर दें तो बचा हुआ चार्ज जो होता है वही क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक्चुअल में जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड बना लेते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं, किससे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। यहाँ ऐसी अगर एक शेल और यहाँ होती तो ये वाली शेल वाले इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ भी शील्ड एक रेडी हो रही होती और यहाँ भी शील्ड रेडी हो रही होती, तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता, बहुत कम। क्यों, क्योंकि एक शील्ड यहाँ भी रेडी है और एक शील्ड यहाँ भी रेडी है, और उसके बाद जो भी यहाँ अट्रैक्शन लगता वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि इस वाले चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम होता। अब डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन कहती है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन, यानी जब मल्टी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं प्रेजेंट इन द इनर शेल, अंदर वाली शेल में, बाहर वाली शेल में नहीं, जब अंदर वाली शेल में बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इनर शेल शील्ड्स द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये क्या करते हैं, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन शील्ड बना लेते हैं, शील्ड बना लेते हैं, यानी उसको शील्ड बना लेते हैं किसके कंपैरिजन में, बाहर वाली शेल्स के, और वैलेंस शेल फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस और दे एक्ट एज स्क्रीन। और ये क्या करते हैं, जो अट्रैक्शन यहाँ लगना चाहिए था वो नहीं लग पाता है, और ये यहाँ पर कैसे काम करने लगते हैं, कि स्क्रीन की तरह काम करने लगते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन बन जाती है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक स्क्रीन बन जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट के निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब बारी आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे इफेक्ट करता है। तो यहाँ मैं डेफिनेशन एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, आप इसका वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसकी डेफिनेशन कवर कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के केस में हम क्या कह सकते हैं, यानी यहाँ कंडीशन क्या बनती है, तो हम आप इसके लिए एक नोट कवर कर लीजिए, क्या कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, greater the magnitude of screening effect, lesser will be the value of ionization enthalpy। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या देनी पड़ेगी, कम। जहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, सपोज करो यहाँ तो स्क्रीन बनी नहीं रही है, तो इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। तो जहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी है कम। और जहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट कम वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी है ज़्यादा। क्लियर होती है बात। तो जहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी ज़्यादा, जहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इफेक्ट आता है, जो कि इसको फैक्टर आता है जो इसको इफेक्ट करता है, और वो फैक्टर होता है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, तो पहले हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि ये पेनिट्रेशन वर्ड क्या है। पेनिट्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि भेद कर पार निकल जाना, पेनिट्रेट कर देना, होल करके निकल जाना, क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन, पार हो जाना। अब पार हो जाने के केस में क्या होता है कि पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन पावर देखिए, अब मैं पहले पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बता देता हूँ। एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, पी के ज़्यादा होती है डी के कंपैरिजन में, और डी की ज़्यादा होती है एफ़ के कंपैरिजन में। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर, पेनिट्रेशन का क्या कंसेप्ट है, ग्रेटर द पेनिट्रेशन of the electrons, greater the penetration of the electrons towards the nucleus of the atom, more will be ionization enthalpy। ठीक है, यानी अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और पेनिट्रेशन पावर कम होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी। और पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या है, ये रहा। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है, एस की।
मीन्स पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि एस, देखिए एस की अगर हम शेप वाइज बात करें तो हमने पढ़ा है एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, राउंड शेप, और यहाँ पर कौन है, न्यूक्लियस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसको, न्यूक्लियस को अच्छे से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, क्योंकि राउंड शेप है तो अच्छे से कवर कर लेता है और पार होने नहीं देता, पार होने नहीं देता किसी चीज़ को। अगर मेरे चारों ओर यहाँ कोई लोग खड़े हो जाएं तो मैं निकल नहीं पाऊँगा, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दूसरे से नहीं बन पाएगा। तो एस की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। वहीं अगर पी की क्यों कम होती है, क्योंकि पी की शेप थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। हमने पढ़ा है पी की शेप कैसी होती है, डंबल की। तो डंबल की शेप होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, तब तक यहाँ से कोई आ जाएगा, यहाँ से इसको पार करके आ जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इसकी पेनिट्रेशन कम हो जाती है। डी की और ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, डी की तो और डिस्टर्ब होती है, आपने देखा है डबल डंबल होता है, तो डी की डिस्टर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो तब तक तो कोई एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बना लेगा। तो डी की पेनिट्रेशन बहुत कम होती है, यानी डी को पार करके ईजिली निकला जा सकता है, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डी से बहुत कम होता है। और एफ तो क्या होता है, एफ तो हम कहें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, 8 टाइप की कुछ इस तरीके की डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या होता है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन पावर जिसकी ज़्यादा होती है, ग्रेटर द पेनिट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और आपको सीधा बता दिया पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या है एस का, कि एस की पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो इसकी एस, यानी यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, एस यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 या 2p5, ठीक है, ये लिखा। अब आपके पास 2s2 है और 2p5 है, आपसे पूछा जाएगा कि S को निकालने के लिए आपको, S से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी या P से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, S की। तो S की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो S को, S वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और P की पेनिट्रेशन पावर क्या है, कम, तो P से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर, कौन से ऑर्बिटल को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, अगर हमें P से भी निकालना है S से भी निकालना है तो कहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, भैया P को एनर्जी कम देनी पड़ेगी, S को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि S की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। S को आप इजीली पार नहीं कर सकते, इसलिए S को यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, और पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर ये है। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि एक है 3s2 3p6 और 3d5 3d4, डी में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी या पी में से, डी में से या पी में से, तो ऑर्डर क्या है, पी की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है और डी की कम है। तो अगर डी की पेनिट्रेशन कम है तो ये पेनिट्रेट हो जाएगा, मीन्स यहाँ एनर्जी कम देनी पड़ेगी और यहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो पेनिट्रेशन के बेस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से होता है। तो ये फोर्थ कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं कि इस पर किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब किस किस तरीके के और क्वेश्चंस बनते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आपके नीट लेवल पर, जेई लेवल पर और कभी कभी एकेडमिक लेवल पर, तो वो सारी बातें अब हम करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सब जानते हैं, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लास्ट पढ़ा था स्टेबिलिटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था और बताया था कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होता है, या तो जब किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होगा, वो हाफ फील्ड होगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और अगर वो फुल फील्ड होगा, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है तो क्या होगा, फुल फील्ड है तो वो स्टेबिलिटी, तो भी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और हाफ फील्ड है तो भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पार्शियली फील्ड है तो स्टेबल नहीं होगा, उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी। एस फुल हाफ फील्ड कब होता है, जब उसके पास S1 होता है। P हाफ फील्ड कब होता है, जब P3 होता है। D हाफ फील्ड कब होता है, जब D5 होता है। F हाफ फील्ड कब होता है, जब F7 होता है।
वहीं F फुलफिल्ड कब होता है, S फुलफिल्ड कब होता है, जब S में 2 होते हैं। P फुलफिल्ड कब होता है, जब P में 6 होते हैं। D फुलफिल्ड कब हो सकता है, जब D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। और F फुलफिल कब होता है, जब F में 14 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है तो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से कुछ है तो भी हाफ फुलफिल्ड है और स्टेबल है। और इस केस में क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है, आपसे कहेगा कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कीजिए और बताइए किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और किसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, या फिर मैं ऐसे लिखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। मीन्स आउटर मोस्ट क्या बना 2s जो कि फुलफिल्ड है, और लास्ट आउटर मोस्ट क्या है 2p जो कि हाफ फिल्ड है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। वहीं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन 8 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 2p4, और यानी इसका 2s तो फुलफिल है ही, लेकिन हमें तो बाहर वाले से मतलब है, और बाहर वाला कौन है 2p, और 2p में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा जाए कि इसके पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नाइट्रोजन से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ऑक्सीजन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी। तो कैसे देखेंगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है हाफ फील्ड, और ये क्या है पार्शियली फील्ड, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है ये, और स्टेबल मॉलिक्यूल से, स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देना पड़ेगी एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि वो निकालना नहीं चाहता और हमें उसे ज़बरदस्ती निकलवाना पड़ेगा, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी दी और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ये बन गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ये बन गया। इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी कोई और ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ये बन गया। तो बताइए इसके पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा दी गई या इसको, बताइए आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसकी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की, वो यही तो कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो कम होगी, पहला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम दी गई होगी, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और ये हाफ फील्ड नहीं है। तो ये अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रह गया होगा किसका, N+ का। और जब O+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा ये। अब आप बताओ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ या फिर यहाँ। तो देखो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में क्या हुआ, अब ऑक्सीजन हाफ फील्ड हो गया, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट क्या हो गया, हाफ फील्ड, और ये क्या हो गया, पार्शियली फील्ड। तो अब यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी यहाँ जो हमने एनर्जी दी होगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो दी होगी वो बहुत ज़्यादा दी गई होगी, किसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दी गई होगी। यानी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की, किससे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन से। यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन को यहाँ कम देनी पड़ेगी क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है, अनस्टेबल है, और ये यहाँ पर क्या हो गया था सेकंड इलेक्ट्रॉन के केस में, स्टेबल। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ से अब एक बात और आ सकती है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमने पढ़ा कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट चलते हुए पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब आप चलोगे तो एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है। पढ़ा है हमने, यहाँ ऐसे चलते हुए एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है। और हमने पढ़ा था कि अगर साइज़ डिक्रीज़ होता है, यानी साइज़ और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, इन्वर्सली रिलेशन। साइज़ छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी,
यहाँ। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये होना चाहिए कि जैसे जैसे हम इधर चलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। यानी लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, उसके बाद बेरिलियम की होगी, उससे ज़्यादा बोरोन की होगी, उससे ज़्यादा कार्बन की होगी, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नियोन की। क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज़ घटता है और साइज़ घटे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वैसे भी क्या है, नियॉन है, स्टेबल है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करा हमने अपने कंडीशन में, लेकिन होता क्या है वो समझो। होता यह है कि जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा बेरिलियम का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 1s2 2s2। और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। मीन्स अब इसका आउटर मोस्ट, बेरिलियम का आउटर मोस्ट क्या है 2s, और 2s क्या है फुल फील्ड। वहीं नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट क्या है 2p, और 2p क्या है हाफ फील्ड। और हमने पढ़ा है हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होते हैं। बोरोन का लिखूँ तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1। तो ये इसका आउटर मोस्ट है, p में तो केवल एक ही है, ये तो ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन भूल गए, सॉरी ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन, ये नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए था। ऑक्सीजन का लिखे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4। तो क्या है 4, आउटर मोस्ट क्या है p का 4 ऑक्सीजन के लिए। तो ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो हुआ क्या कि ट्रेंड होना चाहिए था ये, लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा तो ये क्या है फुल फील्ड जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये क्या है हाफ फील्ड जो कि बहुत स्टेबल है, और स्टेबल को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड था इस हिसाब से। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये ट्रेंड क्या होता है नाइट्रोजन का, अब यहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि ये अनस्टेबल हो रही है, स्टेबल है, स्टेबल को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरीके से बोरोन से ज़्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी, इसे। ट्रेंड बता रहा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन एक्चुअल में देखा गया तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी। तो ये क्या होता है, ये जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और बोरोन को कम। और इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे पहुँच जाएगा। ये एक्सपेक्ट था। और रियल क्या है, तो रियल ट्रेंड है आपका लिथियम की सबसे कम, उसके बाद बोरोन की, उसके बाद बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, और फ्लोरीन, और फिर नियॉन। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। किस बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, क्योंकि ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड है, तो इनको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ऑक्सीजन से, और बेरिलियम को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी बोरोन से। ठीक है, तो ये एक नया ट्रेंड है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे नेक्स्ट ग्रुप होता है सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आपका आर्गोन। तो यहाँ भी यही है। अगर मैग्नीशियम के केस में करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6। तो ये क्या होगा 3s2 बनेगा, यानी फुल फील्ड, एस फुल फील्ड। और अगर हम यहाँ नाइट्रोजन के केस में देख रहे हैं, यानी फॉस्फोरस का देख रहे हैं, तो फॉस्फोरस का कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये क्या हो जाएगा 3p3, यानी p कौन सा है, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड है तो ये जाएगा यहाँ पर और ये वाला जाएगा यहाँ पर। और इस ग्रुप का ट्रेंड क्या बनेगा, सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, मैग्नीशियम की, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद मैग्नीशियम को और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर के बाद फॉस्फोरस के बाद क्लोरीन, और फिर आर्गोन। तो ये इस तरीके से रियल ट्रेंड है और एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज़ घटता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, तो ऐसे बढ़नी चाहिए थी, यानी ये ट्रेंड होना चाहिए था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखा तो रिवर्स हो गया, ये और ये। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, आपके IIT में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नीट में, इनमें तरीके में क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या, कि n और n+ में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, n और n+ में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बताइए आप, n और n+ में। तो आप दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, और इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम का मतलब 1s2 2s2 2p2। तो आप देखोगे p तो क्या है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, और इस वाले का p क्या है, इस वाले का p क्या है, हाफ फील्ड है। तो आप कहोगे इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, यही तो कहोगे।
होना भी यही चाहिए। और जैसे ही आप ये कहोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों भैया, ये एक ही एलिमेंट है, दिस इज़ अ सिमिलर एलिमेंट। और सिमिलर एलिमेंट के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि अगर आप नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो 2,5, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो है ना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद n+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये रह गया 2,4। और n+ से भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको फिर एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से जब आप दोगे तो ये हो जाएगा n2+ और ये हो जाएगा 2,3। तो जब एक एलिमेंट होता है, जब अभी हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जब एलिमेंट एक है तो एक एलिमेंट से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। तो ये एक ही तो एलिमेंट है, ये इसका सेकंड पार्ट ही तो है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यही तो बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी किसके कंपैरिजन में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, सिमिलर एलिमेंट हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर में नहीं पड़ना। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और ये स्टेबल या अनस्टेबल, इसको ज़्यादा, गलत। भाई ये एक ही एलिमेंट है, वहाँ तो ये देखना है कि अगर एक ही एलिमेंट है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट से, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड और फर्स्ट से दोनों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक एलिमेंट के केस में वो केस देखना है और डिफरेंट एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना है। तो बस यही कन्फ्यूज़न है, यही तो कॉम्पिटिशन में कन्फ्यूज़न है जिसको क्रिएट करते हैं और आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके की प्रॉब्लम बन जाती हैं और इस तरीके से